नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म के खेल को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठा रही है। साजिशन धर्मांतरण करने वाले दोषियों को सलाखों के पीछे भेज रही है और ये एक्शन लगातार चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 लव जिहाद के मामले दर्ज हुए हैं, जबकि धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कबूली है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे योगी ने ठाना है लव जिहाद को मिटाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस लव जिहाद और धर्मांतरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। नाम बदलकर धोखे से हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाने वालों को सलाखों के पीछे डालती है और पूरे देश को संदेश देती है यूपी में रहना है तो धार्मिक अधर्म नहीं करना है, जिसके लिए यहाँ सख्त कानून भी है। धर्मांतरण के खिलाफ आज से 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसीलिए एक सख्त कानून बनाया था, क्योंकि ऐसी घटनाएं मिल रही थी, इस प्रकार की वारदातें हो रही थी और हम लोगों को लग रहा था आज अगर वो एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता, तो हम लोग इस पे प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाते। न्यूज 18 के मंच पर 8 अक्टूबर 2021 को दिया गया ये बयान दर्शाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम कर रहा है और लव जिहादियों की साजिश को नाकाम कर रहा है। और जो ताजे आंकड़े आए हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से सख्त है। 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज, धर्मांतरण कानून के तहत 833 से ज्यादा गिरफ्तारी, 185 मामलों में जबरदस्ती धर्म बदलने का कबूलनामा। अगर आपका नाम अशरफ है तो आप अशरफ ही रखिए, आप अपने को अनिल मत बताइए। ये पप्पू टप्पू रामू के नाम पर अपने को जो है भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए, क्योंकि आज कहते हैं साहब मेरा नाम जो है, आज तो कहते हैं कि जो है आज जो है वो कहते आज अपने को जो है उपनाम लगा करके या हिंदू नाम रख करके पहले बहकाते हैं और फिर ये लफ्ज जिहाद, और इसी के खिलाफ सख्त कानून हमने प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ भी बनाया है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून के तहत उन दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है जो साजिशन हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर अपने जिहादी मंसूबों को अंजाम देते थे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर खासे सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले शिक्षकों के पीछे पहुंच रहे हैं। तमाम गैंगों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सख्ती का असर है कि उत्तर प्रदेश में 1 साल के भीतर ही 427 से ज्यादा मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले किसी भी हाल में बख्शे न जाए और इनको शिक्षकों के पीछे भेजा जाए। देश में सबसे चर्चित गेम जिहाद का खुलासा भी यूपी पुलिस ने किया, जिसका कनेक्शन जाकिर नाइक और पाकिस्तान से जुड़ा था। इस केस में अब मुख्य आरोपी शाहनवाज बद्दो की कोर्ट में पेशी हुई और बद्दो के और भी कनेक्शन की जांच हो रही है। यानी कि खास धर्म की साजिश के खिलाफ योगी की पुलिस पूरे एक्शन मोड में है और उन मंसूबों से पर्दा हटाया जा रहा है जिसका जहर इन दिनों देश में फैला हुआ है। धर्मांतरण सभ्य समाज के लिए नासूर है। धर्मांतरण के जरिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं वो समाज को तोड़ने के लिए, देश की अखंडता को खंडित करने के लिए की जा रही है। इस पर सख्ती से प्रहार होना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है एक सराहनीय है और ये समाज के लिए जरूरी है और देश के लिए बेहद जरूरी है कि धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगे। कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा मजारे फिल्में इन्हीं माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है, इन्हीं का प्रचार प्रसार करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी धर्मांतरण पे बोलते हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोलते हैं,
दूध और दही पे टैक्स लिया जा रहा है, वो कब खत्म होगा उस पे नहीं बोलते हैं। सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, सरसों के तेल के दाम कब कम होंगे, इन पे वार्ता नहीं करते हैं। किसानों मजदूर पे नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी की सरकार सख्ती के साथ पेश आ रही है। यूपी में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है। धर्म परिवर्तन पर सबसे सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा, जुर्माना 15,000 से 50,000 तक, जुर्माने के साथ 5 साल की सजा, SC/ST केस में 3 से 10 साल तक की सजा, सामूहिक धर्मांतरण पर 50,000 का जुर्माना। यानी उत्तर प्रदेश में लव जिहादियों का अंतकाल शुरू हो गया है। चोरी छिपे धर्मांतरण और हिंदू बेटियों का साजिशन ब्रेन वॉश अब संभव नहीं, क्योंकि योगी की पुलिस एक्शन में है। और यही वजह है कि 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए हैं और धर्मांतरण कानून को लेकर अभी तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और चर्चा के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकेत, आंकड़ों के लिहाज से समझना चाहेंगे कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद या धर्मांतरण के लिए कानून बना है, तब से लेकर अभी तक का आंकड़ा क्या कहता है और अब किस तरह सख्ती का संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में सीधा सा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में अगर कोई मामला आता है तो सीधे जेल भेजने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं और सख्त कार्रवाई ऐसे मामलों में हो रही है उत्तर प्रदेश में। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2021 से 23 के बीच में 427 मामले दर्ज हुए हैं और वहीं 800 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी कि किसी भी तरह से कोई धर्मांतरण या लव जिहाद के मामले में किसी भी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं, किसी को बख्शना नहीं है, सख्त कार्रवाई की जानी है और इस तरह के जो गैंग काम कर रहे हैं उनको तत्काल पकड़ के उन गैंग को और उनकी तह तक जाना, यानी कि तफ्तीश भी बेहतर तरीके से करना और ऐसे मामलों में जो आरोपी हैं उनको तुरंत जेल भेजना, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं। इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस और जो एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर निर्देश देते रहे हैं और ऐसे मामलों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं, सख्त हैं। उनके सीधे तौर पर निर्देश हैं कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यही वो वजह है कि उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जा रहा है किसी भी तरह से। यही वो वजह है कि तमाम जो इस तरह के गैंग हैं वो उत्तर प्रदेश से अब पलायन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरीके से मामले दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसे गैंग पकड़े जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दहशत का माहौल है, चाहे वो लव जिहाद करने वालों में हो या धर्मांतरण के मामले में हो। तो सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है और निर्देश भी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर दिए हैं। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, यूपी पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाइयां कर रही है। मुकदमे अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उस पर गंभीरता से यूपी पुलिस काम करती है, मामले दर्ज करके उनकी तफ्तीश करती है और तफ्तीश भी तह पर जाके करती है, यानी कि जो कड़ियां हैं उन कड़ियों में तक जोड़ते हुए मुख्य आरोपियों तक पहुंचती है और उनकी गिरफ्तारियां करती है। और सीधे तौर पर पुलिस को ये निर्देश भी हैं कि ऐसे मामलों में कोई हीला हवाली, किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। यही वो वजह है कि उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और इस कानून का उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, और सीधे तौर पर मैसेज पालन साफ है मुख्यमंत्री की तरफ से कि इस तरह के केसेस पर सख्ती लगातार जारी रहेगी। शुक्रिया संकेत अपडेट के लिए। उधर वाराणसी दौरे पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे हैं। अखिलेश यादव और मायावती पर यहां करारा प्रहार ओपी राजभर ने किया है। आरोप लगाया है कि अखिलेश और मायावती पिछड़ों के दुश्मन हैं और ये नहीं चाहते कि पिछड़ों और दलितों का हित हो। जातिगत जनगणना पर अखिलेश पर निशाना साधते हुए ओपी राजभर बोले कि जब वो सत्ता में थे तब मांग नहीं की। उन्होंने कहा, गलत के खिलाफ सभी विपक्ष एक साथ आवाज क्यों नहीं उठाता। अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एसी में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं। कहते हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है? यही लोग दुश्मन हैं। यही दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित का हित हो। अखिलेश जी और मायावती जी क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? लेकिन अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक ये मांग तो
पूरी मांग करने से होगा? जब सत्ता में थे तब नहीं याद आता है, सत्ता से बाहर आते हैं तब याद आता है। डबल इंजन की सरकार उस समय थी, सपा की सरकार थी, यहाँ दिल्ली में समर्थन था, बसपा की सरकार थी, समर्थन था, तब नहीं याद आया कि जातिवार जनगणना करा दें, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कर दें, बिजली का बिल माफ कर दें गरीबों का। किसी चीज को के विषय में ये जब विपक्ष का अगर गलत हो रहा है तो ये सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के सत्ता पक्ष से बात क्यों नहीं करते कि ये गलत हो रहा है, इसको इससे सही करो। खाली आपके चैनल पर आकर के बोल देने से तो बात नहीं बनेगी, वो बैठ करके इसका निस्तारण तो करते। आज बेरोजगारी चरम पे है, बोल तो रहे हैं, फिर आप बैठ करके सभी लोग एक साथ क्यों नहीं मंथन करते? महंगाई पे आप क्यों नहीं बैठ करके मंथन करते? सभी दल के लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ट्विटर पे विरोध दिखाते हैं, खाली ट्विटर, घर ठंडा में एसी में बैठे रहते हैं, अब बस निकाले मोबाइल खटाखट ट्वीट कर दिए जा, अब तब आप लोग परेशान रहिए। तो राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा है कि जातीय जनगणना का विरोध करने वाले, सर्किट हाउस की एसी में बैठ के करने वाले राजभर को जनता 2024 में सबक सिखा देगी। ये सर्किट हाउस के एसी कमरों में बैठकें करने वाले ओपी राजभर जी, जातीय जनगणना का विरोध करने वाले ओपी राजभर जी, पिछड़ों के आरक्षण को खाने वालों का समर्थन करने वाले ओपी राजभर जी, आज वो पिछड़े और दलितों पे प्रवचन दे रहे हैं। ओपी राजभर जी को आज जनता अस्वीकार कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर जी जैसे जितने भी चेहरे हैं उन सबको जनता बेनकाब करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर होंगे। पीएम मोदी 23 जून को वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा पर अमेरिका ने कहा है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, इसीलिए भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए ये यात्रा काफी अहम है। अमेरिका ने कहा है कि ये भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर काम करने और आगे बढ़ने का सही अवसर है। The U.S.-India relationship grow. Obviously there's geopolitical challenges within Asia and so forth. And then India is also a rising economic power. So, I think there's an opportunity to work on the U.S.-India trade relationship. We're talking a lot about supply chains and, coming out of the pandemic, I think there's a real opportunity for the two countries to grow together.